पिछली वाली क्लास में बच्चों हम लोगों ने द्रव के अंदर की ऊर्जा पढ़ी थी और हमने दाब ऊर्जा पढ़ी एकांक आयतन की, जिसको हमने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया और वहाँ पर कैलकुलेट किया था कि जो भी एकांक आयतन के द्रव को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो भी कार्य करना पड़ता है, वही कार्य एकांक आयतन की दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं द वर्क डन विच इज़ required to push the liquid from one place to the another place whenever its volume is equal to 1 meter cube, then that work done is stored in form of the pressure energy. अब दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी, यदि द्रव का द्रव्यमान, काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। यदि द्रव का द्रव्यमान m है तो उसकी गतिज ऊर्जा को क्या लिखेंगे, हाफ m इंटू वी स्क्वायर से बताएंगे हम काइनेटिक एनर्जी को। यदि हम कैपिटल V से यहाँ भाग लगा लें तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन V इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर अपॉन वी, है ना। यहाँ ये कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि रो बराबर क्या होता है, m/v होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू लिखा जाएगा हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ पर बहते हुए जल के अंदर हमें क्या पढ़नी होती है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, जिसको हम हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगली ऊर्जा जो हमें पढ़नी है वो होगी हमारी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा भी हमें एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा पढ़नी है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम m इंटू जी इंटू एच से बताते हैं। यहाँ पर m द्रव का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है, हमारी ऊंचाई है। यदि यहाँ पर मैं v से फिर दोबारा से भाग लगा दूँ, v क्या है यहाँ पर, आयतन, तो v से दोबारा से भाग लगा दूँ तो यहाँ पर m/v की वैल्यू क्या कहलाएगी, रो। तो इसीलिए आंसर आ जाएगा हमारे पास रो इंटू जी इंटू एच। तो एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा जो है वो रो इंटू जी इंटू एच कहलाएगी। ठीक है। तो हमने तीन तरह की ऊर्जा पढ़ी, एक दाब ऊर्जा एकांक आयतन की, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। और इन तीनों ऊर्जाओं के बारे में ही पढ़ना हमारी क्या कहलाती है, बर्नौली की प्रमेय कहलाती है। बर्नौली की प्रमेय इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ करता था ये 5 नंबर में आने के लिए। इसको लिखते हैं BERNAULLI, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौली थ्योरम हमें अब पढ़नी है। इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहते हुए जल की तीनों ऊर्जाओं के बारे में बताती है। और हम यहाँ पर एक धारा रेखी नली बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर धारा रेखी नली का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A मीटर स्क्वायर है, A1 मीटर स्क्वायर, और दूसरा वाला जो हिस्सा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A2 मीटर स्क्वायर है। हिंदी में इसका परिच्छेद क्षेत्रफल A2 मीटर स्क्वायर और इसका A1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर इस हिस्से की, इस वाले हिस्से को x मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, y। इस हिस्से की ऊंचाई जो है वो h1 है और इस हिस्से की ऊंचाई धरातल से क्या है, h2 है। ये धरातल है। और यहाँ पर ऐसे करके द्रव का बहाव है जो कि धारा रेखीय प्रवाह कहलाएगा। यहाँ पर जान रहे हैं कि यहाँ पर द्रव का दाब P1 है और यहाँ पर द्रव का दाब क्या हमारे पास P2। P1 P2 क्यों माने हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो जब आप किसी द्रव को यहाँ नली के अंदर प्रवेश कराना चाहेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जब आप टैप में किसी पाइप को लगाते हैं तो आपको एक कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है जो कि टैप को पाइप के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। और टैप आवश्यक कार्य करती है उस द्रव को उस पाइप के अंदर प्रवेश कराने के लिए, और वही कार्य जो है उसके अंदर तीनों तरह की ऊर्जाओं के रूप में संचित होगा। एक कहलाएगी हमारे पास एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एक कहलाएगी एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एक कहलाएगी एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। बात क्लियर हो रही है।
तो हमने ये तीनों तरह की ऊर्जाएं तो हमने पहले ही पढ़ ली हैं, और इस तरह से यदि हम इसका स्टेटमेंट लिखें तो लिखा जाएगा P प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नियतांक। या ये लिखें P प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर प्लस रो इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, कांस्टेंट। ये है इसका स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको लिखना पड़ेगा। बर्नौली प्रमेय का स्टेटमेंट धीमे धीमे बोल रहा हूँ और इसको लिखना पड़ेगा। ये कहेंगे कि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार, है ना, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार यदि कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो नली के किसी परिच्छेद्र के संगत दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, दोबारा बोल दे रहा हूँ मैं, इसको लिखेंगे कि यदि कोई आदर्श द्रव किसी धारा रेखी नली में धारा रेखी प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो नली के किसी हिस्से या किसी बिंदु या किसी परिच्छेद्र के संगत एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। और यह नियतांक जो है वो हर एक परिस्थिति में एक कांस्टेंट टर्म ही कहलाती है, ये कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इसको लिखेंगे पहले। अब इसका प्रूफ करते हैं। देखिए, इसमें नोट जरूर लिख लेंगे आप लोग। पहला नोट तो ये है कि जो हमारी बर्नौली की प्रमेय है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को फॉलो करती है। कैसे? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है, कभी भी ऊर्जा नष्ट नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी जो तीनों ऊर्जाएं हैं इनका योग नियतांक है, और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि बर्नौली की जो प्रमेय है वो बहते हुए जल के लिए, बर्नौली की प्रमेय बहते हुए जल के लिए एक ऊर्जा संरक्षण का ही नियम है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, ऊर्जा संरक्षण का एक नियम है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ का जो लॉजिक है वो क्या है कि पाइप के अंदर पानी को प्रवाहित करने के लिए हमने क्या किया होगा, कार्य किया होगा, और यही कार्य इसके अंदर दाब ऊर्जा के रूप में संचित हुआ हुआ है ना। बात क्लियर है? तो यहाँ पर जो कार्य है वो वो टैप ने किया है पानी को अंदर प्रवेश कराने के लिए, और दूसरे सिरे से जब पानी बाहर निकल रहा है तो बाहर कौन सा दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब लग रहा है पाइप के दूसरे सिरे पर। तो इस वजह से पानी को बाहर निकलने के लिए वायुमंडलीय दाब के विरुद्ध क्या करना होगा, कार्य करना होगा, और यही कार्य इसके अंदर जो है दाब ऊर्जा के रूप में इस बिंदु पर संचित हो जाएगा। तो दोनों की दाब ऊर्जाओं में अंतर होगा। दाब ऊर्जाओं में अंतर है या कार्य में अंतर है, यही कार्य में अंतर इस ट्यूब के अंदर या इस पाइप के अंदर जल को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा देगा। तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई सिरे पर कृत कार्य में अंतर किस रूप में संचित होगा, इस पाइप में बहने वाले पानी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। स्थितिज ऊर्जा इस वजह से क्योंकि धरातल से किसी ऊंचाई पर पानी का बहाव है, इस वजह से इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। ठीक, और यहाँ पर हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी आवर्तिता का सिद्धांत, जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं। तो देखेंगे ज़रा, है ना। तो देखो, पाइप के, प्रूफ कर रहा हूँ मैं, पाइप के एक्स सिरे पर द्रव को प्रवेश कराने में कृत कार्य, तो W1 बराबर क्या लिखेंगे आप, F1 इंटू, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक द्रव जो है कितनी दूरी तय कर रहा है, x,
1। जितना द्रव 1 सेकंड में इतना दूरी तय करेगा इस हिस्से पर, उतनी ही दूरी अगले हिस्से में भी द्रव के द्वारा तय की जाएगी। यानी कि ये वाला जो x है और ये वाला x1 बराबर x और ये x2 बराबर जो x है, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। कि द्रव पाइप के सभी हिस्सों से समान वेग के साथ प्रवाहित होगा। तो F1 इंटू x1 लिखेंगे ये हम है ना। अच्छा, यहाँ पर यदि दाब निकाला जाए तो यहाँ पर दाब लिखा जाएगा P1 बराबर F1 अपॉन A1 से। A1 यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, P1 क्या हमारे पास दाब है और F1 यहाँ बल लग रहा है। तो F1 बराबर लिखा जाएगा P1 इंटू A1। तब ये W1 बराबर लिखा जाएगा P1 इंटू A1 इंटू x1। समीकरण नंबर फर्स्ट। ये हम आवर्त्यता के सिद्धांत में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर चुके हैं कि द्रव के द्वारा 1 सेकंड में जो दूरी तय की जाए वो निकालेंगे हम। तो द्रव द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ये निकाली जाए। तो W1 बराबर लिखा है V1 बराबर V1 इस हिस्से पर द्रव का वेग निकाला था हमने, डिस्टेंस है x1 और टाइम क्या है हमारे पास 1 सेकंड। तो x1 बराबर क्या आ जाएगा V1। ठीक है, इतना लिखेंगे पहले आप लोग।